दोस्तों, कंपल्सन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का बैच चल रहा है और यह परीक्षा आप लोगों की 5 अक्टूबर को होगी। उसी क्रम में आज ये दूसरा सेट है जो कराया जा रहा है। इससे पहले पहला सेट आप लोगों को कराया जा चुका है। इसमें महत्वपूर्ण जो अनुदेश हैं वो पहले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। इसमें मैंने दिया है कि कुल प्रश्नों की संख्या 18 हिंदी में ऐसा दिया गया है लगातार। लेकिन अन्य विषय की अगर बात करें तो अन्य विषय में अभी 2025 में जो पेपर हुए हैं उनमें केवल 15 प्रश्न ही दिए जा रहे हैं और सभी अनिवार्य हैं। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 18 आए तो भी 15 करना है, 15 आए तो भी 15 ही करना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करना हम लोगों को 15 ही प्रश्न है। तो इसलिए ध्यान दें कि यहाँ पर जो 18 प्रश्न दिए जा रहे हैं सभी पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका फ़ायदा यही होगा कि जहाँ 15 देना है वहाँ 18 दिया जा रहा है, तो उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं कि सर ने तो 18 बताया था, परीक्षा में 15 ही आया। भाई 15 आएगा तो सभी अनिवार्य है, सभी करने हैं। और अगर 18 आएगा तो भी 15 ही करना है, 3 छोड़ना है, लिखना 15 ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें क्या क्या है वो पहला वीडियो पब्लिश है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कल ही मैंने बता दिया था कि किन प्रश्नों की बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट दिया जाएगा। 3 पार्ट में आप देखेंगे कि 18 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न के 3 वीडियो दिए जाएंगे और तीनों लगभग 55 मिनट से 1 घंटे तक का वीडियो होगा। इस वीडियो को सुनना है, सुनने के बाद में आपको फिर अपनी कॉपी में उसी को लिखना है, उसी को मूर्त रूप देना है। नोट्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि आप अपने आप को अगर ये नोट्स के पीछे ले जा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस ना पढ़ा होता तो फिर आप इस पायदान पर नहीं होते जहां पर आज आप हैं। मुख्य परीक्षा लिखने की जो स्थिति में हैं उसमें आप ना होते। अब उसी ज्ञान को जो आपने पहले पढ़ा है उसी को मूर्त रूप देना है। बस यहाँ पर वही चीज़ समझाई जाएगी, उसी को लिखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और अगर आप नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज सेकंड डे है और आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, शुल्क और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि गोदान उपन्यास में सामाजिक जीवन और शोषण पर प्रकाश डालिए। ये पहला प्रश्न है। इससे पहले वाले में मैंने पॉइंट भी दिया था। कोशिश यह रहेगी कि आप लोगों को 2-4 दिनों में ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं इनका लिखित रूप भी दिया जाए कुछ शब्दों में, ताकि आप और आसानी से चीज़ों को कर सकें। फिलहाल अभी आपको आंसर लिखना है। तो शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास में सामाजिक जीवन और शोषण पर प्रकाश डालिए। इसमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, गौर से सुने, फिर वीडियो बंद करके अपने कॉपी पर लिखें। देखिए, गोदान उपन्यास आप लिखना शुरू करें कि गोदान उपन्यास 1936 की रचना है। इसमें तत्कालीन समय के ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। सबसे पहला पॉइंट होगा गोदान के बारे में आपको लिखना है कि गोदान 1936 की रचना है। इसमें तत्कालीन समय के ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। गोदान उपन्यास में बेलारी गांव के किसान होरी के जीवन संघर्ष का चित्रण भारतीय किसान के संघर्ष के माध्यम से भारतीय किसान के संघर्ष को उजागर किया गया है। होरी की समस्याएं प्रत्येक भारतीय किसान की समस्याएं हैं। इसमें कृषक जीवन के अंधकार पक्ष यानी करुण गाथा का चित्रण मिलता है। वास्तव में आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा और ऋण का बोझ मिलकर किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और ये दोनों समस्याएं राक्षसी सुरसा डायन की तरह मुंह फैलाए भारतीय किसान को निगल रही हैं। अब इसके बाद में लाइन छोड़कर फिर लिखना शुरू करें। अब जो यहाँ पर आपने लिखा अभी करुण गाथा, उस करुण गाथा को लाइन छोड़कर लिखें
कि होरी सामंतवाद और पूंजीवाद के शोषण चक्र में फंसता हुआ भी उससे निकलने के लिए संघर्ष करता है। इससे निकलने के लिए होरी में छटपटाहट है, लेकिन अंत में होरी टूट जाता है और काल के गाल में समा जाता है। धनिया, अब इसके बाद में धनिया के बारे में आप लिखें, क्योंकि पूरा सामाजिक जीवन देना है और शोषण देना है। धनिया पंच और बिरादरी के अन्याय से साहसपूर्ण संघर्ष करती है। बेटा गोबर अशिक्षा, अज्ञानता, धर्मांधता का विरोध करता है, साहूकार के छल को पहचानता है। उसका विद्रोही तेवर किसान के जागरण को चेतना प्रदान करता है और उनमें आशा का संचार करता है कि किसान का भविष्य मंगलमय और सुखकर होगा। लेखक भी समतामूलक समाजवाद की प्रतिष्ठा की आशा करता है। अब इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके फिर आपको लिखना है कि होरी और धनिया के सामने जमींदार, साहूकार, पटवारी, दरोगा, मिल मालिक, पंच, बिरादरी की एक प्रबल शत्रु सेना खड़ी है और वह साहसपूर्वक उससे लोहा लेते हैं। होरी मर मिट जाता है लेकिन समझौता नहीं करता है। गोदान में गांव का आदर्शवादी दृष्टिकोण आकर यथार्थवादी बन गया। दमन और उत्पीड़न के युद्ध में शोषण का चक्र कैसे राष्ट्रीय विकास में बाधा पहुंचाता है, उसे किसान की दयनीय स्थिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सभी शोषण चाहे वो जमींदार का हो, चाहे साहूकार का हो, मिल मालिक का हो, धर्म के पुरोहितों का हो, चाहे अपना भाई हो, बिरादरी हो, सभी अवसर की ताक में रहकर किसानों का शोषण करते हैं। वह किसान के पसीने की कमाई से हिस्सा लेकर चैन की जिंदगी बिताते हैं और समाज में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। अब फिर पैराग्राफ आप चेंज करके लिखें कि गांव का जमींदार किसानों को लगान न चुकाने की स्थिति में खेत से बेदखल कर देता है, ये भी शोषण है। जमींदार अपना कोई उत्सव मनाते समय लोगों से बेगार करवाते हैं। शहर के मिल मालिक साहूकार से षड्यंत्र करके किसानों का सारा गन्ना ले लेते हैं और उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। और गांव में किसान आर्थिक अभाव की चक्की में पिसते चले जाते हैं। वे प्रायः अशिक्षित होते हैं, इसीलिए अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाते। अपनी गरीबी को पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम और जमींदारों की धनाढ़ता को पूर्व जन्म का पुण्य फल मानकर संतुष्ट रहना किसानों की नियत बन गई है। वही पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग उनको अभिशाप दे सकते हैं। प्रतिकार के लिए धार्मिक विधान करना आवश्यक है। ऐसे विचार रखने वाले किसान शोषण तंत्र से मुक्त नहीं हो सकते। अब फिर लाइन छोड़कर पैराग्राफ चेंज करके लिखें और सामाजिक जीवन के बारे में कि गांव में संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। भाई भाई पर संदेह करता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, ईर्ष्या करके भाई सर्वनाश भी करता है। गांव में लड़ाई झगड़ा आम बात है। होरी धनिया को, हीरा पुनिया को, कामता भोला को, मथुरा का बाप मथुरा को, गोबर झुनिया को पीटते हैं। पुरुष का नारी को मारना पीटना, नारी का उसे सह जाना और पुरुष प्रधान समाज में अपनी आवाज न उठा पाना उस समय के समाज का एक नग्न चित्र है। तो यह आपने सामाजिक जीवन लिखा। और सामाजिक जीवन में आगे लिख सकते हैं कि समाज में प्रतिष्ठित उच्च वर्ग के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो अन्याय करते हैं, दुराचार करते हैं। लेकिन ऐसा कार्य कोई गरीब या निम्न वर्ग का आदमी करता है तो गांव भर में भूकंप हो जाता है। माता दीन एक चमारिन के, झिंगुरी सिंह एक ब्राह्मणी के, नोखेराम एक अहिरीन को रखे हुए हैं। चमार माता दीन के मुंह में हड्डी डाल देते हैं तो वह 300 रुपये खर्च करके काशी पंडित के द्वारा प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाते हैं।
लेकिन गोबर विधवा झुनिया को घर में ले आता है तो पंच की दृष्टि से बहु बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। इस अपराध के लिए होरी को आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता है। तो ये भी सामाजिक जीवन आप लिख सकते हैं। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके और लिख सकते हैं आर्थिक समस्या के बारे में कि गांव में आर्थिक समस्या किसान के जीवन को नरक तुल्य बना देती है। धनिया 36वें वर्ष के उम्र में बूढ़ी लगती है। होरी को 60 तक पहुंचने की उम्मीद ही नहीं है। घी दूध तो अंजन लगाने तक को भी नहीं मिलता। होरी दुखी है कि उसके बेटे गोबर को दूध नहीं मिलता। होरी पोते के लिए दूध की व्यवस्था करने के लिए एक गाय खरीदना चाहता है, लेकिन किसानी छोड़कर वो मजदूरी करता है। जमींदार द्वारा समय समय पर किसानों को जमीन से बेदखली की जाती है। लगान चुकाने पर भी उन्हें रसीद नहीं मिलती है। साहूकार 50 रुपये देकर 100 लिख देता है और वसूल करते समय 200 लेता है। तो ये भी स्थिति है गांव की। और गांव की स्थिति लिख सकते हैं कि गांव में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो गरीबों में भी सुख का संचार कर देती हैं। जैसे होली के अवसर पर सब खुलकर नाटक खेलते हैं और अन्याय पर व्यंग करते हैं। होरी के गाय को देखने सब गांव वाले आते हैं। हीरा जब गाय देखने नहीं आता है तो होरी उसे बुलाना चाहता है। गांव में सभी किसान ईमानदार होते हैं। होरी सभी को पैसे चुकाता है। वह आदर्श पर अडिग रहता है। वह अपने बेटे से कहता है, अब क्या कहता है उसे डबल इनवर्टेड कामा में लिखिए कि नीति हाथ से न छोड़नी चाहिए बेटा। जो डबल इनवर्टेड कामा में लिखना है उसको थोड़ा बहुत आप लोग खुद अपने आप से कोटेशन लिख सकते हैं कि नीति हाथ से न छोड़नी चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, ये कहता है होरी। भारतीय किसान गाय को देवता मानता है। होरी कहता है, क्या कहता है होरी, डबल इनवर्टेड कामा में लिखिए। होरी कहता है कि गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। गाय की लालसा में ही होरी की मौत हो जाती है। फिर अंत में लिखें लाइन छोड़कर कि गांव के किसान धर्म के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं। इसी धर्म के डर से वे साहूकार को पाई पाई चुका देते हैं। वे पाप पुण्य में विश्वास करके सारी यातनाएं सहते रहते हैं और अंत में होरी की मुक्ति के लिए धनिया गोदान करने में असमर्थ होकर भी माता दीन को सुतली बेचने से मिले 20 आने पैसे को गोदान के रूप में दे देती है। तो भारतीय किसान जीवन भर मेहनत करने पर भी अपनी सामान्य इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आप सामाजिक जीवन और शोषण पर लिख सकते हैं। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर बताया गया आपको। अब इसी के बाद में आप मैला आंचल के बारे में लिखें। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया ठीक इसी तरीके से आपको मैला आंचल के बारे में लिखना है कि मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत का चरित्र चित्रण कीजिए। मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अब सबसे पहले आप मैला आंचल के बारे में लिखें। मैला आंचल के संक्षिप्त में थोड़ी सी कथा लिख दें। लिखें कि मैला आंचल का कथा संसार एक छोटे से गांव में केंद्रित होने पर भी पात्रों से भरा है। मैला आंचल में एक भी ऐसा पात्र नहीं है जिसे केंद्रीय कहा जा सके। फणीश्वरनाथ रेणु अपने कथ्य के अनुरूप ही अपने पात्रों का संसार गढ़ते हैं। मेरीगंज इस उपन्यास के केंद्र में है, अतः इसके आधे से अधिक पात्र मेरीगंज के निवासी हैं या मेरीगंज उनका कार्यक्षेत्र है। फणीश्वरनाथ रेणु का चरित्र चित्रण मनोविज्ञान की आधार भूमि पर नितांत सप्राण स्वाभाविक और मौलिक बन पड़ा है। इतना आपने लिखा मैला आंचल के बारे में। अब सीधे आ जाइए आप डॉक्टर प्रशांत के बारे में। लिखें कि मैला आंचल एक नायक नायिका विहीन उपन्यास है।
मैला आंचल एक नायक नायिका विहीन उपन्यास है। इसमें किसी भी पात्र के चरित्रांकन को इतनी प्रमुखता नहीं दी गई है कि उसे उपन्यास का नायक कहा जा सके। जहां तक पुरुष पात्रों का संबंध है, डॉक्टर प्रशांत उपन्यास के मुख्य पात्रों में से एक हैं। मेरीगंज के ग्रामीण वातावरण में जहां डॉक्टर प्रशांत का शोध कार्य और कमला का प्रेम प्रसंग चलता रहता है, जिसकी परिणति उन दोनों के विवाह में होती है। तो ये आपने संक्षिप्त में डॉक्टर प्रशांत के बारे में लिख दिया। अब डॉक्टर प्रशांत किस प्रकार के हैं, उनका चरित्र चित्रण किया है। अब लाइन छोड़कर एक एक चीज लिखना शुरू करें। हेडिंग डालें, अज्ञात कुलशील। डॉक्टर प्रशांत के बारे में लिखें, अज्ञात कुलशील। ये ब्लैक पेन से लिखें, अज्ञात कुलशील। 1 2 3 करके आपको नहीं लिखना है, ऐसे केवल अज्ञात कुलशील लिखें ब्लैक पेन से। फिर उसी में लिखना शुरू करें कि डॉक्टर प्रशांत के माता पिता और कुल गोत्र के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वो मेरीगंज आते हैं तो लोग उनके नाम के साथ साथ जाति भी पूछते हैं। डॉक्टर प्रशांत अपनी जाति डॉक्टर बताते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि बंगाली हैं या बिहारी, तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लोग समझते हैं कि डॉक्टर अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वो अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानते। यदि उन्हें अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में उनको झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पात के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने से हम गर्व अनुभव करते। इधर उधर के लोगों से उन्होंने अपने विषय में जो कुछ सुना है वो बताते हैं। इस प्रकार से है कि बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहे हैं। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी इनके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उनकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे कि उस लड़के को देखते हो, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। अब ये जो कहानी है ये भी आपको लिखना है डॉक्टर प्रशांत के चरित्र चित्रण में कि उपाध्याय जी ने उसे कोसी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया। फिर लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती है और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती है, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसे ही दृष्टि से देखते हैं। तो प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उनकी मां ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उन्हें सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ कि जरा देखो उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची, पानी के हिलोर से हांडी हिली और उसमें एक सांप गर्दन निकाल कर फूं फूं की आवाज़ करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उनके जन्म की कथा है जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। अध्ययन काल में वो अपने पिता के रूप में किसका नाम देते हैं, तो अनिल कुमार बनर्जी। ये कहानी जब आप सुने रहेंगे बहुत अच्छे से लिख लेंगे, अनिल कुमार बनर्जी। जबकि जाति के कॉलम में वो लिखते हैं ब्राह्मण। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार, हिंदू ब्राह्मण। सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार, उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है। ऐसा वह सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। तो ये आपने डॉक्टर प्रशांत का अज्ञात कुलशील में लिखा। अब दूसरा आप हेडिंग डालें ब्लैक पेन से
कि परित्यक्ता बंगालिन युवती द्वारा परिपोषण, जो मैंने अभी कहानी सुनाया, परित्यक्ता बंगालिन युवती द्वारा परिपोषण, तो आप लिखें कि शिशु प्रशांत का पालन पोषण एक परित्यक्ता बंगालिन युवती द्वारा किया गया। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग करके नेपालिन से शादी कर ली। उपाध्याय जी के आश्रम में रहकर वो हिरण, खरगोश, मयूर, बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वो दिन काट लेती थी। उस दिन जब उपाध्याय दंपत्ति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो आनंद विभोर होकर चीख उठी थी। प्रशांत, यानी डॉक्टर प्रशांत को, उस नन्हे बालक को प्रशांत नाम किसने दिया? तो उसी बंगाली डॉक्टर ने दिया। प्रशांत, अमार प्रशांत। तो उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। और कुछ दिन के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया, आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ। तो स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की और स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कढ़ाई की मास्टरनी बन गई। प्रशांत की डॉक्टर की पढ़ाई इस अपनाई हुई मां की इच्छा के ही कारण होती है। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वो पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए। मां की इच्छा थी कि डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी के किसी गली में हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था। विजय का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली थी श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा की मां ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। तो ये आपने लिखा। अब इसके बाद में फिर लिखें आप, लाइन छोड़ पैराग्राफ चेंज करके ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालें कि ग्रामीण लोगों की सेवा की सच्ची भावना। डॉक्टर प्रशांत में और कौन से गुण थे, क्या है उनके बारे में? तो ग्रामीण लोगों की सेवा की सच्ची भावना। अब इसमें आप लिखें कि सन 1942 के देशव्यापी आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत का संबंध उपाध्याय परिवार से होने के कारण उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया था। जेल में उसका संपर्क विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से हुआ। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे और अपने इस परिचय का लाभ उठाकर उसने अपनी नियुक्ति गांव में करवाई। फिर 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वो हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुए। वो पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। उन्हें सरकारी सहायता दी जाए तो मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उन्होंने कहा, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। ये देखिए, यह है सहरसा का वो हिस्सा जहाँ हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है और पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और कालाजार हर साल नृत्य की बाढ़ ले आते हैं। तो मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। तो मिनिस्टर साहब कहते हैं, मलेरिया सेंटर में? तुम MBBS हो और मलेरिया कालाजार सेंटर में LMC डॉक्टर लिए जाते हैं। तो प्रशांत कहते हैं, जब तक मैं ये रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी डिग्री किस काम की। तो अंत में प्रशांत की जीत हुई थी और केंद्रीय सरकार के परामर्श से प्रेस नोट में ये सूचना प्रकाशित की गई कि पूर्णिया के मेरीगंज गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। द स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड कालाजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के किसी भी साथी को उसका ये निर्णय पसंद नहीं आया और कुछ ने तो उसे कहा कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। खैर,
प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर लटवर्धन ने कहा, बेवकूफ़ है। बस एकमात्र उनके प्रिंसिपल ने ही उनकी सराहना की थी और कहा था, तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की जरूरत हो हमें जरूर बताना। प्रशांत भावुकता वश ही मेरीगंज में अपनी नियुक्ति नहीं करता, बल्कि उसके हृदय में मलेरिया और कालाजार के विषय में शोध और निर्धन ग्रामीणों की सच्ची भावना विद्यमान थी। ममता को लिखे एक पत्र में वो ग्रामीण वासियों के विषय को सूचित करता है। क्या कहता है प्रशांत? तो कहता है कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ, यदि अनपढ़, अज्ञान, अंधविश्वासी हो तो वास्तव में वह सीधे ही है। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वह हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनके सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ग्रामीणों के इलाज के लिए प्रशांत दवाओं के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी समयक उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि कमला के विषय में वो ममता को लिखता है। क्या लिखता है कमला के विषय में? डॉक्टर प्रशांत कमला के विषय में क्या लिखते हैं? कमला के विषय में लिखते हैं, केस अजीब है, केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों को छड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना, मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की है। तो इस तरीके से यहां पर प्रशांत के इन लक्षणों को आप लिख सकते हैं। कमला के प्रति क्या अनुराग भाव है? अब कमला के प्रति अनुराग लिखिए, काले पेन से लिखें, हेडिंग डालें, कमला के प्रति अनुराग भाव। कमला को पढ़ने वाले हिस्टीरिया के दौरे के संदर्भ में डॉक्टर प्रशांत उसका इलाज करते हैं। प्रथम भेंट में ही वो कमला का मन अपनी मीठी बातों से मोह लेते हैं। हाँ, उसकी मीठी बातों का उद्देश्य कमला की ओर आकर्षक भाव न होकर उसे इंजेक्शन या दवा देने के लिए प्रयुक्त करते हैं। कमला प्रशांत की जानलेवा मुस्कुराहट से परेशान होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर तो माटी का महादेव है। यानी डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव कमला कहती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, जबकि वो रोज शिव की पूजा करती है। डॉक्टर प्रशांत उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर समझता है कि वो कुछ पागलपन की शिकार है और उसे इंजेक्शन देना चाहता है। पागलपन की बात सुनकर कमला का चेहरा लाल हो उठता है और वो ब्लड प्रेशर की जांच करने वाले प्रशांत से कह देती है, हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है? कमला की प्रतिदिन की बातों का प्रशांत के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो ये मानने को विवश हो जाता है कि कोई दिल नामक ऐसा भाव यंत्र भी है जो बायोलॉजी के सिद्धांत से परे है। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर एक लाइन और लिखें। वैसे मैंने 700-800 शब्द बता दिया है, अब इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। एक हेडिंग डाल लीजिए, भावुकता। भावुकता के बारे में लिख दीजिए, भावुकता कि डॉक्टर प्रशांत में भावुकता किस तरीके से। भाई, डॉक्टर प्रशांत ने अपनी माँ के स्नेह को अंधेरे में खड़ी सिलहुटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वो गला टिप कर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना जोर डालना पड़ता है, उस 5 घंटे की उम्र के बच्चे की जीवन लीला को समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही तो जरूरत थी। हाँ, ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी, गले पर 1-2 बार उंगलियां गई होंगी, सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा। तो ये सब वो सोच रहे हैं और सोचकर भावुक हो जाते हैं। तो ये उनकी भावुकता जो है वो लिख सकते हैं। और इसी भावुकता में सुमित्रानंदन पंत की जो पंक्ति है जिस पर यह शीर्षक लिया गया है, मैला आंचल, वो लिख सकते हैं कि इस जगत में व्याप्त आपाधापी और स्वार्थपरता की भावना से व्याकुल होकर प्रशांत सोचते हैं कि लोग
धरती माँ की हत्या करके रहेंगे? माँ वसुंधरा धरती माता, माँ अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला टीप कर मार देगा। सस्य श्यामला। और लिखें, आप पंक्तियाँ लिखें कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। और यहीं पर आप इसको खत्म करें। तो इस तरीके से मैंने लगभग 700-800 शब्द बताया आपको। अब इसके बाद में आप राग दरबारी के बारे में लिखें। अब यहाँ पर जब राग दरबारी की बात आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। राग दरबारी उपन्यास के विभिन्न कथाओं के माध्यम से चरित्रों का उद्घाटन कीजिए। विभिन्न कथाओं के माध्यम से इस शब्द पर आपको ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले राग दरबारी के बारे में लिखें कि राग दरबारी एक यथार्थ परक व्यंग उपन्यास है। एक यथार्थ परक व्यंग उपन्यास है। इसमें पात्रों की भीड़ है। लेखक का उद्देश्य पात्रों का चरित्र चित्रण करना ही नहीं है, बल्कि वह पात्रों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को व्यंग्यात्मक शैली से उजागर करके पाठकों के मन में इन नकारात्मक कार्यकलापों के प्रति घृणा उत्पन्न करके मानवीय गुणों का विकास करना चाहते हैं। यहाँ यही लेखकीय दृष्टिकोण है जो पाठकों को स्थानांतरित हो जाता है। चरित्र व्यक्तिगत रूप से नहीं, वर्गगत पात्रों के रूप में आते हैं। वह यथार्थ परिस्थितियों में प्रतिनिधि पात्र बनकर आते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में, अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ भारत में वो लिखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के स्थान पर विनाश दिखाई पड़ता है। मानवीय मूल्यों का विनाश हो गया है। इसीलिए समाज में भ्रष्टाचार, समाज में भाई भतीजावाद, बाहुबल, अर्थबल का राज चलता है। विवेक और न्याय हाशिए पर चले गए हैं। इसीलिए इस उपन्यास में पात्रों के माध्यम से भारत की यथार्थ परिस्थिति का खुलासा करके उचित अनुचित, न्याय अन्याय पर विचार करने को मजबूर कर देने वाला ये उपन्यास है। अंतर्मन को झकझोर देने वाला उपन्यास है। अब फिर लाइन छोड़कर लिखें, पैराग्राफ चेंज करके, कि यहाँ उपन्यास का कथ्य वर्णन क्रम में न चलकर जीवन क्रम में चलता है। कहने का आशय यह है कि पात्र जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसी का चित्रण किया गया है। सभी की चारित्रिक और नैतिक पतन हो गया है। इसमें कुछ कथाएं हैं, कुछ अपकथाएं हैं, कुछ टिप्पणियां हैं, सभी को लेकर कथा का विकास हुआ है। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें कि राग दरबारी की कथा वस्तु परंपरागत उपन्यासों की कथा वस्तु से अलग है। यथार्थ की अनुभूति में थोड़ी सी कल्पना मिलाकर कथा वस्तु की सर्जना की गई है। राग दरबारी उपन्यास का उद्देश्य न रहस्य और प्रेम के माध्यम से मनोरंजन करना है, न सामाजिक समस्याओं को उभार कर पाठक को सजग करना है, न ही मनोवैज्ञानिक ढंग से अंतर्मन की व्याख्या करना है। श्रीलाल शुक्ल अपने इस उपन्यास में वातावरण को विषय वस्तु के रूप में उपस्थित करके व्यंग द्वारा सामाजिक बुराइयों का उन्मोचन करके पाठकों को नैतिक और उनके चारित्रिक पतन, गर्त में गिरने से बचाने के लिए कर्तव्य और विवेक को जगाना चाहते हैं। शहर से दूर पर शिवपालगंज ग्राम पंचायत है। शहर से यहीं से होकर ऊबड़ खाबड़ सड़क गई है। यहाँ कॉलेज, तहसील, थाना, सरकारी समिति, दुकानें आदि हैं। गांव में फिल्मी गीतों का बड़ा प्रभाव है। दूषित और घृणित राजनीति की साठगांठ गांव में खूब है। मानवीय मूल धूल धूसरित हैं। गांव में चोरी, डकैती, गबन, रिश्वत, गुंडागर्दी, अदालती झगड़े, झूठी गवाही, काम लालसा,
चुनावी घपले, मारपीट, जालसाजी, दहेज सब कुछ गांवों में है। शिवपालगंज की विशेषता यह है कि यहाँ अच्छाइयों को छोड़कर सब कुछ है और यह स्थिति सारे भारत के गांवों में पाई जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सारे मुल्क में शिवपालगंज फैला है। अब इसे काले पेन से लिखिएगा कि सारे मुल्क में शिवपालगंज फैला है। इससे यह है कि जो कॉपी चेक करेंगे उनकी नज़र जरूर इस पर पड़ेगी कि सारे मुल्क में शिवपालगंज फैला है, तो वो समझेंगे कि हाँ, इसका मतलब कि बच्चे ने जो लिखा है वो किस तरीके से और किस पर फोकस किया है। फिर लाइन छोड़कर लिखिए कि राग दरबारी की कथा में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, न किसी मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास है, केवल सपाट बयानी का चमत्कार है। अब फिर आगे लाइन छोड़कर लिखें कि उपन्यास का प्रारंभ विश्वविद्यालय के शोध छात्र रंगनाथ के शिवपालगंज में पहुंचने पर होता है और अंत 6 महीने बाद एक पलायनवादी नवयुवक के रूप में गांव से चले आने पर होता है। उपन्यास विभिन्न घटनाओं का समन्वय है। इन घटनाओं में छंगामल इंटर कॉलेज, इन सब का उल्लेख करना है। छंगामल इंटर कॉलेज की घटना को आधिकारिक घटना माना जा सकता है और अनेक प्रासंगिक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। कॉलेज की गंदी राजनीति में शिक्षा व्यवस्था की गिरी हुई दशा देखने को मिलेगी। गौड़ कथाओं में प्रेम कथा है, कोऑपरेटिव यूनियन में गबन की कथा है, रामादीन भीखम खेड़वी और उसके भाई की कथा है, सनीचर गांव सभा चुनाव की कथा है, गयादीन और उसकी बेटी बेला की कथा है, कार्तिक मेले में सैनिटरी इंस्पेक्टर की कथा है, शांति बनाए रखने में दरोगा जी की कथा है, कुशहर प्रसाद और उनके छोटे पहलवान की कथा है, लंगड़ की कथा है, कचहरी की कथा है, गुंडागर्दी की कथा है। तो ये सब कथाएं जुड़कर कथा वस्तु को आगे बढ़ाती हैं। ये विभिन्न कथाएं हैं। इसमें राजनीतिक फायदा उठाने वाले कूटनीतिज्ञ कौन है? तो वैद्य जी हैं। स्थानीय गुंडों के सरदार बद्री पहलवान, अस्थाई गुंडों के पहलवान के सरदार या कह सकते हैं मुखिया बद्री पहलवान वैद्य जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और वैद्य जी के कनिष्ठ पुत्र रुपन बाबू दादागिरी मनोवृत्ति के हैं। कॉलेज में छात्र नेता हैं। उच्च शिक्षित रंगनाथ का शिवपालगंज के परिवेश में दम घुट जाता है। शोषक और धूर्त प्रिंसिपल वैद्य जी के इशारे पर चलने को बुद्धिमानी और कल्याणप्रद मानते हैं। सनीचर जैसे कठपुतली, रिश्वत न देने पर अड़ जाने वाला लंगड़, ग्रांट कठोर कालिका प्रसाद, झूठी गवाही देने में पारंगत राधेलाल, सूदखोर गयादीन, छोटे पहलवान, रामादीन भीखम खेबड़ी, जोगनाथ, शोषित पीड़ित खन्ना मास्टर, मालवीय अध्यापन को गौड़ मानने वाले मास्टर मोतीलाल है, मोतीराम नहीं, सरकारी भंडार का सुपरवाइजर रामस्वरूप, घूसखोरी सैनिटरी इंस्पेक्टर, थानेदार अपने कार्यकलापों के माध्यम से अपने अपने चरित्रों के उपाख्यान को आगे बढ़ाते हैं। तो इस लाइन छोड़कर लिखें, इस तरह इस उपन्यास को एक बृहद चरित्रों के आख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह चरित्र मानवीय मूल्यों से कोसों दूर है। यह अमानवीय, अनैतिक, स्वच्छंद यौनाचार, हिंसा, अत्याचार, उच्च श्रृंखल, विकृत, घृणित और उत्पीड़क आदि कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर राग दरबारी के बारे में लिख सकते हैं। अब राग दरबारी के बाद में अब आप देखें, हम लोग यहाँ आ जाते हैं पदों पर। जो काव्य है उस काव्य पर आ जाते हैं। मीराबाई की भक्ति उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। मीराबाई की भक्ति का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। मीरा के बारे में परसों भी मैंने आपको लिखाया ही था कि मीरा के बारे में पहले लिखे, मीरा का व्यक्तित्व लिखे। तो मीरा का व्यक्तित्व अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, इसे तो आप लिख ही लेंगे, जिसमें मीरा का जन्म और उनकी 2-4 रचनाएं वो हो जाएगा। मीरा के काव्य
मीरा के काव्य में भाव कैसा है वो भी मैंने आपको बताया ही है। तो आप लिखें कि मीरा प्रेम की कवित्री हैं, भक्ति की भावयित्री हैं, और फिर आप लिखें कि कबीर भी इसी भक्ति परंपरा के भक्त थे, इसीलिए निर्भय निष्काम है, निडर है। ठीक उसी तरीके से मीरा में भी माधुर्य भाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने, इनका कोटेशन लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा की माधुर्य भावना के विषय में कहा है कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा की माधुर्य भावना के लिए कहा है कि, क्या कहा है, डबल इंटरेट कामा में लिख लीजिए, मीरा द्वारा अनुमोदित उच्च दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार, मीरा द्वारा अनुमोदित उच्च दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार माधुर्य भक्ति कदापि लौकिक दोष संकुल नहीं कही जा सकती, लौकिक दोष संकुल नहीं कही जा सकती। उन्होंने स्वाकीय रूप में अपने को स्थापित कर नारी सुलभ समस्त बातों को स्वाभाविक अभिव्यक्ति दी है। इनवर्टेड कामा बंद कर दीजिए, फिर लाइन छोड़कर लिखें कि माधुर्य भक्ति मुख्य रूप से, ऐसे लिखें कि माधुर्य भक्ति के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, और 1 2 3 करके लिखें। पहला लिखें रूप वर्णन। देखिए, कॉपी भी पेन भी आपके पास होना चाहिए। जो चीज़ें लिखाई जाती हैं उन्हें लिखें, बाकी चीज़ों को सुने, और जहाँ लिखना है वहाँ पर आपको बता ही देते हैं कि ये लिखना है। रूप वर्णन, विरह वर्णन, और तीसरा आत्मसमर्पण। रूप वर्णन, विरह वर्णन, आत्मसमर्पण। भाई कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ चीज़ें सुनेंगे, और 350 शब्दों में लिखना है, और हम लगभग आपको 600-700 शब्द में बता रहे हैं। आधा भूलेंगे तो भी आप लिख ही लेंगे, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, आपको लिखना है। ये नहीं कि बस पढ़ते रहना, परीक्षा में जाकर लिखेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ, इस पर गौर करना है। और जो इससे विचलित हुए, फिर आप खुद फ़ोन करके कहेंगे सर मुझसे गलती हुई, हम पढ़ने के चक्कर में रह गए और लिखे नहीं। और ज़्यादातर लोग, जितने हमारे लोग जुड़े हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि 100% लोग उत्तर लिखकर और डेली भेज रहे हैं। कल मैं वो भी आप लोगों के पास भेज दूंगा, प्रेषित कर दूंगा, जितने लोगों ने भेजा है और जो भेज रहे हैं अपना उत्तर। आप खुद देखें कि किस तरीके से वो लोग लिख रहे हैं। तो मुख्य रूप से माधुर्य भक्ति के 3 प्रमुख अंग हैं, रूप वर्णन, विरह वर्णन, आत्मसमर्पण। अब इन तीनों के बारे में आप लिखें और बहुत आराम से 350 शब्द हो जाएंगे। रूप वर्णन में लिखें कि मीरा ने कृष्ण की प्रियतम रूप में, रूप वर्णन में क्या लिखना है कि मीरा ने कृष्ण की प्रियतम रूप में उपासना की है, अतः कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। अब रूप सौंदर्य की बात है तो आप पद उदाहरण दे दीजिए। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल, अधर सुधारस मुरली बाजत उर वैजंती माल। तो इसे आप लिख दीजिए रूप वर्णन में। मीरा के मन में कृष्ण का पीतांबर और मोरपंख का मुकुट अटक गया है, उसका दर्शन करके अपना अहोभाग्य मानती हैं। और आगे डबल इंटरेट कामा में लिख दीजिए केवल एक लाइन इस तरीके से कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे श्याम वरण वड़ भागी, फिर इंटरेट कामा बंद कर दीजिए। तो कृष्ण का सुंदर मुख और बाकी चितवन उनके मन में समाकर रह गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा कृष्ण की रूप माधुर्य पर मुग्ध हैं और कृष्ण के रूप के सौंदर्य और विविध चेष्टाओं पर मुग्ध हैं। अब विरह वर्णन आप लिखें, हेडिंग डालें विरह वर्णन।
और लिखें कि मीरा की अनुभूति बहुत ही संश्लिष्ट रही है। उन्होंने मध्ययुगीन राजपूत समाज में जन्म लेकर उसके संपूर्ण संतरास को जिया है और परिणाम ये हुआ कि वेदना तीव्रता और शारीरिक कष्टों की अधिकता के कारण उनकी अनुभूति बहुत कुछ सहज और अभिव्यक्ति बहुत अक्खड़ हो गई। वैसे विरह वर्णन में जो सूफी असर कबीर पर था वो मीरा पर भी दिखाई देता है। सूर का सा साक्ष्य बोध उनमें अल्पता दिखाई देता है। विरह वर्णन परंपरा और परिवेश के परिणाम स्वरूप कहीं कहीं अधिक हो गया है, लेकिन अस्वाभाविक और अनुमिति की तीव्रता में मीरा में कमी नहीं आई है। प्रिय के वियोग में मीरा के कुछ पद इस तरीके से हैं। अब उदाहरण दे दीजिए विरह वर्णन का कि सांवरिया तुम बिन नींद ना आवे। क्या लिखना है, इसीलिए बता रहे हैं, ध्यान रखना। सांवरिया तुम बिन नींद ना आवे, पलक पलक मोह जुग में बीते, छिन छिन बिरह जरावे। 3-4 पद लिख दीजिएगा। पद तो अब आपको पता हो गया होगा कि सांवरिया तुम बिन नींद न आवे, पलक पलक मोह जुग में बीते, छिन छिन विरह जरावे। और प्रीतम बिन तम जाय न सजनी, दीपक भवन न भावे, फूलन सेज सूल होय लागी, जागत रैन बिहावे। और फिर इसी विरह वर्णन में और एक पंक्ति लिख दीजिए कि मीरा रात रात जागती रहती हैं, उन्हें रात रात कृष्ण का रास्ता देखती हैं। और फिर आगे पद लिख दीजिए उदाहरण के लिए कि हेरी पिया बिन मोहि न भावा, घर आंगन न सुहावा। पद तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो आप सर्च करके नेट से फिर लिख लीजिएगा, अपने पास कॉपी में हो जाएगा तो रिपीट करेंगे तो बाद में आपके पास आ जाएगा कि हेरी पिया। इसीलिए पहले मैं बता रहा हूँ ताकि आप लिख सकें। हेरी पिया बिन मोहि न भावा, घर आंगन न सुहावा, और दीपक चौक पुरावा, पिया परदेस सजावा, सूनी सेज काल बुझाया, जागत रैन बिताया। तो रात कट जाती है लेकिन दिन नहीं कटता है मीरा का, दिन उन्हें डसता है। इस पर आप लिखें पिया बिन रहे न जाए, दिन नहीं भूख रात नहीं नींदिया, है ना। तो ये उदाहरण आप लिख दीजिए। और इस उदाहरण को लिखने के बाद आगे लिखें कि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है कि डबल इंडोट कामे में लिखे मीरा की वेदना। ये जो आपको बताया जा रहा है बीच बीच में कथन, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। रामेश्वर शुक्लांचल ने लिखा है कि मीरा की वेदना के पीछे कुचले हुए एक स्वप्न, मीरा की वेदना के पीछे कुचले हुए एक स्वप्न और प्रेम दग्ध हृदय की विकलता है। मीरा की वेदना के पीछे कुचले हुए एक स्वप्न और प्रेम दग्ध हृदय की विकलता है। और फिर तीसरा पॉइंट आत्मसमर्पण पर लिखें कि हेडिंग डाले आत्मसमर्पण। कृष्ण भक्ति का एक मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणमम। यही मंत्र आचार्य वल्लभाचार्य ने सूरदास को भी दिया था। मीरा तो उसका परिरूप कृष्ण के अलावा वह संसार में किसी को पुरुष ही नहीं मानती और ना ही शरण। इसीलिए लोक लाज, लोक मर्यादा, पारिवारिक राजनैतिक अनुशासन उनके लिए अप्रासंगिक हो गया। और पद लिखें पग बांध घुंघरुआ मीरा नाची रे। इस पद को लिख दीजिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अतः प्रेम की अनन्य आराधिका मीरा हरि के चरण कमल की दासी हो गई हैं, तो अन्य सभी लोक मर्यादाएं उनके लिए अप्रासंगिक हो गई हैं। परिणामतः उनकी भक्ति के आयाम इतने विस्तृत हो गए कि जिन ऊंचाइयों को मध्यकाल के अन्य भक्त प्राप्त न कर सके, उनमें उसको मीरा ने प्राप्त किया। लोक चेतना सहज ही मूर्त हो उठी। तो इस तरीके से आप मीरा की भक्ति के बारे में लिख सकते हैं। और फिर तुलसीदास का रामचरितमानस संस्कृति का सारभूत है। इस कथन का विवेचन कीजिए। तो अब सबसे आप तुलसीदास और उनके रामचरितमानस के बारे में पहले थोड़ा सा लिखें। ऐसा लिखें कि तुलसी का रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है।
इस महाकाव्य को रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना कब हुई वो लिख दीजिए कि इसकी रचना चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार संवत 1603 ईस्वी में हुई। यह काव्य तुलसीदास जी की साहित्यिक भावुकता, काव्य कुशलता और गंभीरता का निदर्शन है। काव्य कौशल और कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से भी यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसकी रचना भले ही पौराणिक शैली में हुई है और उसमें भारतीय साहित्य शास्त्र में वर्णित महाकाव्य के सभी लक्षण भी नहीं मिलते हैं, फिर भी यह अपनी व्यापकता, गंभीरता, सरसता और पूर्णता के कारण महाकाव्य जैसा ही प्रभाव डालता है। इसमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे करके आप पहला पॉइंट लिखें, काले रंग से, काले पेन से लिखें कथानक, और कथानक लिखकर हेडिंग डालकर अब नीचे लिखें कि रामचरितमानस का कथानक पूर्णतः सुव्यवस्थित और सुसंगठित है। इसका कथानक भारतीय साहित्य में चिरकाल से प्रचलित है, विख्यात है, रामकथा पर आधारित है। इसकी कथा के मूलाधार, कथा का इसके जो मूलाधार है वो आप लिखिए, इसका मूलाधार वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में वर्णित रामकथा है। यद्यपि इसमें राम के जीवन चरित्र को संपूर्ण रूप से नहीं लिया गया है, क्योंकि इसमें राम के जन्म से लेकर राम के राज्यारोहण तक की कथा को ही स्थान दिया गया है। तो राम के जीवन चरित्र को संपूर्ण रूप से नहीं लिया गया है, क्योंकि इसमें राम के जन्म से लेकर राम के राज्यारोहण तक की कथा ही को स्थान दिया गया है। शेष कथा में सीता निर्वासन, लवकुश जन्म, अश्वमेघ यज्ञ में लवकुश का रामायण गान, सीता का पृथ्वी में समा जाना, राम लक्ष्मण का स्वर्गारोहण, इन घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है। फिर भी जितनी कथा इसमें लिया गया है उसमें आदि मध्य अवसान की योजना सुव्यवस्थित रूप से दी गई है। तो इसको लिखें और फिर इसके बाद में इसमें लिखें कि रामचरितमानस का मुख्य कार्य है रावण वध और रामराज्य की स्थापना। संपूर्ण कथा इसी कार्य को दृष्टि में रखकर अग्रसर होती है। रामचरितमानस में राम कथा ही आधिकारिक कथा है। बीच में ताड़कावध, अहिल्या उद्धार, सबरी आतिथ्य, सुग्रीव मैत्री, शूर्पणखा मिलन, मारीच वध, सेतु बंध आदि प्रासंगिक कथाएं हैं। प्रासंगिक कथाओं की योजना मुख्य कथा को समृद्ध बनाने के लिए हुई है। गोस्वामी जी ने अपने इस महाकाव्य की कथा को नाटकीय ढंग से सुनियोजित किया है। अब इसके बाद में इसी में अगला पॉइंट लिखें कि नायक और चरित्र चित्रण, हेडिंग डालें नायक और चरित्र चित्रण। रामचरितमानस प्रधान महाकाव्य है। लिखें कि रामचरितमानस प्रधान महाकाव्य है। इसके नायक क्षत्रिय कुल को भूषित करने वाले भगवान राम हैं। तुलसीदास के राम केवल एक आदर्श पुरुष ही नहीं है, बल्कि वह महान व्यक्तित्व संपन्न नायक हैं, जिनका कवि के कल्पना राज्य पर एकाधिकार है। तुलसी के राम धर्मज्ञ हैं, यशस्वी हैं, प्रजाहितैषी हैं, धर्मरक्षक हैं, लोकप्रिय हैं, महान त्यागी हैं, धैर्यवान हैं, प्रियदर्शी हैं, शक्तिशील, सौंदर्य के अपार भंडार हैं, धर्मात्मा और उच्च आदर्श के प्रतीक हैं। वह विश्व रूप होकर भी मानव हैं और साधारण मानव होते हुए भी पर ब्रह्म स्वरूप है। तुलसी के राम मानव और ब्रह्म दोनों रूपों में चित्रित हैं। तुलसी ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति से मानव में देवत्व की, नर में नारायण की जो स्थापना की है वो सर्वथा सराहनीय है। राम धीरोदत्त नायक हैं। राम कैसे नायक हैं? तो धीरोदत्त नायक हैं। वे मानवता के पोषक हैं, उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। वे दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का विनाश करके एक समृद्धशाली
सभी लोगों के लिए उपयोगी आदर्श राम राज्य के संस्थापक हैं और रामचरितमानस के प्रतिनायक रावण असत्य प्रवृत्तियों के प्रतीक है। वह अत्याचार और अनाचार की साकार प्रतिमा है। वह अति मानवीय वीरता का आगार है। इसके अलावा तुलसीदास ने अन्य पात्रों में भरत साक्षात भक्ति की प्रतिमा है। उनमें अद्भुत त्याग और अतुलित बंधुत्व की वेदना है। नारी पात्रों में सीता तो इस काव्य की नायिका ही हैं। वे भारतीय कुलवधु के संपूर्ण लक्षणों से युक्त हैं। उनमें उदारता, मधुरता, तेजस्विता, प्रतिपरायणता, विनम्रता, सरलता आदि है। इसके अलावा अब इसमें कैकेयी, कौशल्या, मंथरा, मंदोदरी इन सबके गुणों को लिख दीजिए। और इसको लिखने के बाद में फिर आ जाइए आप प्रकृति चित्रण पर। प्रकृति चित्रण पर आ जाइए कि प्रकृति चित्रण कैसे दिखाया गया। तो रामचरितमानस प्रकृति का रमणीय क्रीड़ा स्थली रहा है और इसमें स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर आदि के बड़े ही मनोहारी चित्र मिलते हैं। पंचवटी वर्णन, अरण्य कांड का जो पंचवटी वर्णन है, किष्किंधा का वो लिख दीजिए। किष्किंधा कांड का वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है वो लिख दीजिए। लंका कांड में चंद्रोदय वर्णन है वो लिख दीजिए। और यहाँ पर फिर किष्किंधा कांड में वर्षा और शरद का जो वर्णन है उसकी पंक्तियाँ लिख दीजिए जो भी आपको याद हो कि दामिनी दमक रही ना घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही, बूंद आधात सहाय गिर कैसे, और खल के वचन संत सह कैसे। इसी तरीके से इसी किष्किंधा कांड में शरद ऋतु जो है, शरद ऋतु के लिए लिख दीजिए कि सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, और पंक नरेनु सोह असिधरणी, नीत निपुण नृप कै जस करनी। और फिर युग चित्रण का युग लिख दीजिए। युग चित्रण हेडिंग डाल लीजिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपने युग के सामाजिक जीवन, राजनीति, पारिवारिक रीति रिवाज, लौकिक व्यवहार, जनदशा इन सब का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। रामचरितमानस के नगर वर्णन में तत्कालीन राजाओं के शाही ठाट बाट और विलास, मनोरंजन सारी चीज़ों का वर्णन है। इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह आदि संस्कारों के तत्कालीन प्रभावों का ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार तुलसीदास ने उत्तरकांड में कलयुग की दुर्वस्था का चित्रण करते हुए, आपने पढ़ा है, प्रश्न भी पूछा जाता है ना कि रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है, तो उत्तरकांड में। उसी को आपको देखिए पढ़ा आपने सब है, उसी को मूर्त रूप देना है। तो ऐसे लिखे कि इस प्रकार तुलसीदास ने उत्तरकांड में कलयुग की दुर्वस्था का चित्रण करते हुए तत्कालीन सामाजिक जीवन का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने उत्तरकांड में चारों वर्णों और आश्रमों के लुप्त होने तथा श्रुत विरोधी नर नारियों के रहने का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों को वेद सुनाने वाला, राजा को प्रजा का भक्षण करने वाला बताया गया। सभी मनमाने ढंग से चलने वाले, गाल बजाने वालों को ही विद्वान कहा गया है। इस तरीके से रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, रामकुमार वर्मा का कथन लिख दीजिए। लिखिए कि रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, लिखिए। रामकुमार वर्मा ने लिखा कि तुलसीदास ने मानस के उत्तरकांड में कलयुग का जो वर्णन किया है वह उन्हीं के समय की तत्कालीन परिस्थिति है। तो ये रामकुमार वर्मा ने कहा। अब इसके बाद में अंत में हेडिंग डाल दीजिए भाव और रस निरूपण। तो लिखें कि रामचरितमानस का प्रत्येक सोपान विविध रसों से परिपूर्ण है। राम और सीता के पुष्प वाटिका मिलन संबंधी वर्णन में अगर संयोग श्रृंगार के दर्शन होते हैं तो अशोक वाटिका में विरहिणी सीता के वियोग वर्णन में विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन मिलता है। दशरथ मरण पर रानियों के शोकायुक्त विलाप में करुण रस की व्यंजना हुई है। धनुष यज्ञ के अवसर पर लक्ष्मण की
उक्तियों में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। नारद के मोह प्रसंग में हास्य रस की व्यंजना मिलती है। परशुराम के दंभ से पूर्ण उक्तियों में रौद्र रस मिलता है। शिव जी की बारात के चित्रण में भयानक रस की मधुरता मिलती है। खरदूषण, मेघनाथ, राम रावण के युद्ध के अवसर पर भूत, प्रेत, पिशाच आदि के द्वारा हड्डी, मांस, चर्बी आदि का भक्षण करते हुए बीभत्स रस का उल्लेख किया गया है। तो इसी प्रकार तुलसीदास ने ग्लानि, शंका, असूया, श्रम आदि विविध संचारी भावों और मानसिक आहार, सात्विक अनुभवों का भी सजीव और सरस वर्णन किया है। और अंत में आप निष्कर्ष के रूप में लिख दें कि तुलसीदास का रामचरितमानस अद्भुत काव्य, सौष्ठव और सरल रचना शैली से परिपूर्ण है। रामचरितमानस में तुलसी कवि और उपदेशक दोनों रूप में विद्यमान है। मानस का संबंध निर्बल, निरीह, निराश्रित जनता से है। इसमें मानव को भक्त वत्सल्य और सर्वशक्ति संपन्न भगवान के समीप पहुंचाकर आश्वस्त करने की अपूर्ण शक्ति है। इसमें लोक जीवन के हृदय तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए यह काव्य राम राज्य के उत्पन्न आदर्श की प्रेरणा देता हुआ विश्व में लोकहित की प्रतिष्ठा कर रहा है। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो पहला पार्ट पब्लिश कर रहे हैं, 1 घंटे में आपने 5 प्रश्न देखा। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोग। बाकी जो कोटेशन लिखाया गया उसको आप जरूर लिख लिया करें, जो पॉइंट लिखाए जा रहे हैं उन्हें लिख लिया करें, और जो 600-700 शब्द में बताया गया है उसे सुनकर आप कॉपी में जब लिखेंगे तो 300-350 शब्दों में आप उसे जरूर लिख लेंगे। सेकंड पार्ट में सूरदास के वत्सल्यता की बात की जाएगी, तो इसे आप जरूर देखें और फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।